यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। तो ये हमारा आज का सेशन यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ठीक है, इस सेशन में हम फुल सिलेबस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एमएसटी सीटी पे, और आंसर मैं आप लोगों से पहले पूछूंगा और फिर मैं खुद आपको जो भी है गाइड करूंगा आंसर को लेके। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। वेरिएशन इन प्रोटीन्स आर ड्यू टू, देखो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है ये। प्रोटीन में जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन किस कारण से आता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ आर ग्रुप्स, या नंबर ऑफ COOH ग्रुप? बताइए, क्या वो रीजन होता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वेरिएशन या चेंजेस कैसे देखने मिलते हैं हमको? किस रीजन के कारण देखने मिलते हैं? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के सीक्वेंस की वजह से हम प्रोटीन में चेंजेस होते हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड के वजह से होते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ आर ग्रुप के वजह से होते हैं, नंबर ऑफ COOH के वजह से होते हैं? बताओ। यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, अमीनो एसिड की नहीं। अगर आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करोगे या याद करने की कोशिश करोगे तो एक अमीनो एसिड, ए बोल रहे हैं गौरव, सोनल गौरव, वेरी गुड, गुरव सॉरी, सोनल गुरव ए बोल रही है, वेरी गुड, सही आंसर है वैसे ये। ठीक है, तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो क्या था। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में NH2 ग्रुप था, NH2C और COOH, और एक ग्रुप यहाँ पे H था और एक R ग्रुप था। तो अमीनो एसिड में वेरिएशन R ग्रुप से आते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता अमीनो एसिड में वेरिएशन क्यों आते हैं, तो आप बोलते हैं आर ग्रुप से आते हैं, ये अमीनो एसिड की वजह से आते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रोटीन में क्यों आते हैं, तो प्रोटीन में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और नंबर ऑफ अमीनो एसिड दोनों ही सही है, लेकिन सीक्वेंस ज्यादा सही है। ठीक है, सीक्वेंस सही इसीलिए है क्योंकि हमेशा हर प्रोटीन का सीक्वेंस में अमीनो एसिड अलग अलग होते हैं, इवन नंबर भी अमीनो एसिड का अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सही आंसर मार्क करेंगे, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन की बात हो रही है, अमीनो एसिड की अगर बात हो रही होती तो हम बोलते हैं आर ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गन नहीं है, फ्रीली सॉल्युबल इन क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, चलो थोड़ा सा इसको सुधारते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ना। ठीक है, तो ये हमारा है यहाँ पे, चलो ठीक है जो भी है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 2G हो गए, चलो ठीक है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, हॉट अल्कोहल, या ऑल ऑफ दिस। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो ये सारे ही है ना, ये बेंजीन भी है, क्लोरोफॉर्म भी है, हॉट अल्कोहल। ठीक है, तो सारे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है लिपिड क्या होता है, सॉल्युबल होता है। वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। आप देखो तेल को डाल के देखना अल्कोहल में, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल लेना, अल्कोहल में ऐड करके देखना, तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम बात करेंगे पानी में डालोगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, आगे का क्वेश्चन ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। कोलेजन के साथ ये लगाओ, कोलेजन किसके साथ जोड़ी लगेगी, कोलेजन की ट्रोपिज्म के किसके साथ, ठीक है, इंसुलिन की किसके साथ, और ग्लूट की किसके साथ? बताइए बताइए जल्दी जल्दी, आंसर क्या होगा? किसी को आइडिया? सी बोल रहे हैं बजरंग, सी बोल रहे, देखते हैं सी है क्या। सी बोल रहे हैं, सी तो पहले ही गलत हो गया बजरंग भाई, सी तो पहले ही गलत हो गया ना, सी गलत हो गया, कैसे बताता हूं। देखो कोलेजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोलेजन इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंस है। ठीक है, 2 मिनट, हाँ, तो कोलेजन हम क्या बात कर रहे हैं, कोलेजन इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंस है। 2 मिनट, इसको थोड़ा क्लोज करके बंद कर देते हैं। 2 मिनट 2 मिनट, कोलेजन
हाँ, सो क्लियर है सबको? चलो देखते हैं आगे। तो हमने क्या डिस्कशन किया यहाँ पे? तो हमने क्या डिस्कशन किया? कोलेजन इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस है बोला हमने। ट्रॉपिज्म किसके लिए यूज करेंगे? हार्मोन के लिए। ठीक है। इंसुलिन किसके लिए यूज करेंगे? इंसुलिन हार्मोन के लिए यूज करेंगे। इंसुलिन यूज करेंगे हार्मोन के लिए। ठीक है। ट्रॉपिज्म आगे देखते हैं। ग्लूट4 यूज करेंगे चैनल के लिए ये। ठीक है। ट्रॉपिज्म के लिए फिर एंजाइम आ जाएगा। ट्रॉपिज्म नहीं होगा, ये ट्रिप्सिन होगा। एक्चुअली यहाँ पे ना गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ये ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंजाइम होती है। ठीक है। तो ये ट्रॉपिज्म नहीं है, ये ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है। और इंसुलिन जो है वो हार्मोन है। तो क्या आपका ये आया? 3 के बाद 4, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 कौन सा आंसर है? ये वाला। तो डी आंसर करेक्ट। ठीक है। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। आपका डी आंसर करेक्ट है। ओके, सबको समझ आया? डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, तो डी बहुत सही जवाब है। आगे का क्वेश्चन देखो। फैट कंटेनिंग फैटी एसिड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर कॉल्ड एज ऑयल। तो ऐसे फैट जो कि जिसमें फैटी एसिड है और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ऐसे इनको हम ऑयल बोलते हैं। ये क्या है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, नॉन इसेंशियल या बोथ? बताइए। फैट्स कंटेनिंग कौन सा फैटी एसिड? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर कॉल्ड एज ऑयल्स। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी जल्दी। व्हाट शुड बी द आंसर? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कौन से फैटी एसिड होते हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और इनको ऑयल भी बोला जाता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये ऑयल्स। ठीक है। सॉलिड नहीं होते। अनसैचुरेटेड, इसका आंसर है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड आने के कारण क्या होता है कि बॉन्ड एंगल क्रिएट होता है। और बॉन्ड एंगल क्रिएट होने के कारण क्या होता है? बेसिकली ये सारे के सारे ऑयल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सैचुरेटेड सॉलिड होते हैं। सैचुरेटेड क्या होते हैं? सॉलिड। और ये आपके ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स। ठीक है। तो ये आपका अनसैचुरेटेड आंसर है। व्हेन लिपिड कंटेन सम एडिशनल ग्रुप आर प्रिटेंड इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड अल्कोहल सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, प्रोटीन आर कॉल्ड एज। तो यहाँ पे बोला है कि कभी कभी लिपिड में कुछ एडिशनल ग्रुप होते हैं। ठीक है। और ये एडिशनल ग्रुप फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ मिलकर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लिपिड को कौन से लिपिड बोलते हैं? कौन से लिपिड होते हैं जिनमें कुछ एडिशनल ग्रुप होते हैं? लिपिड में ग्लिसरॉल होता है, ये तो हमको पता है, CH2OH, CHOH और CH2OH। और बाकी फैटी एसिड होता है, ये भी पता है, RCOOH। ये फैटी एसिड होता है, HOH निकल जाता है, बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड बन जाता है। तो ये होता है, ये तो हमको पता है। ठीक है। ऐसे तो ये होता है, ये तो हमको पता है। अब इसके अलावा यहाँ पे फॉस्फोरस या और भी चीजें होती है, तो उसको कौन से लिपिड बोलते हैं? कौन से लिपिड होते हैं वो जिसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा और भी चीजें होती है, प्रोटीन वगैरह? तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड लिपिड बोलते हैं। कंपाउंड लिपिड जिसमें लिपिड के साथ कुछ नॉन लिपिड पार्ट भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है। ठीक है। ब्लैकमन नेम्ड रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज फैट एज। तो ब्लैकमन ने टर्म किया रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एज। तो ब्लैकमन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही लॉ भी दिया था, लॉ ऑफ लिमिटेशन फैक्टर। तो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट और फैट के रेस्पिरेशन को क्या नाम दिया है? ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन? बताइए, बताइए, किसी को पता है तो बताइए। क्या नाम दिया है? ब्लैकमन टर्म्ड रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के रेस्पिरेशन को उन्होंने क्या नाम दिया है? इन्होंने इसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोला है। देखो, दो तरीके के रेस्पिरेशन की बात करी थी उन्होंने, एक फ्लोटिंग और एक प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनका जो रेस्पिरेशन होता है, इससे कोई नॉन टॉक्सिक, कोई टॉक्सिक चीजें नहीं बनती। ठीक है। इससे जो है एनर्जी डायरेक्ट बनती है, एनर्जी। और नो टॉक्सिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं होता, नो टॉक्सिक प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता नहीं।
लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन होता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन का रेस्पिरेशन होता है तो अमीनो एसिड का डीअमीनेशन होता है, पता होगा आपको। अमीनो एसिड जो है इसमें से अमाइन ग्रुप निकल जाता है NH3, ठीक है, मतलब यहाँ पे अमोनिया निकलता है, अमोनिया। और अमोनिया एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है। अमोनिया क्या है? टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप डीअमीनेशन बोलते हो, डीअमीनेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जिसका हम देखते हैं कि एनर्जी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहा है और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट और फैट के रेस्पिरेशन को बोला, और ये जो है आपका प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन के रेस्पिरेशन को बोला, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स इन रेस्पिरेशन आर कंट्रोल्ड बाय। रेस्पिरेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और ये इसको कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सीन, शुगर, एंजाइम या काइनेटिन? बताइए। डिफरेंट स्टेप्स जो कि रेस्पिरेशन में होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सीन, शुगर, एंजाइम या काइनेटिन? जल्दी 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 बताइए। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू। TUMH क्या लिखते हो? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, एंजाइम। तो एंजाइम वो सारे मॉलिक्यूल है जो बेसिकली हर एक प्रोसेस को क्या करते हैं? कंट्रोल ये करते हैं, ठीक है। सी, वेरी गुड वेरी गुड। दक्षा दक्षा आ गई और सोनल, ठीक है। डी बोल रहे सोनल, डी नहीं है, सी है आंसर, एंजाइम है। एंजाइम सारी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अमीनो एसिड एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे। अमीनो एसिड रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करते हैं आफ्टर डीअमीनेशन एज फ्यूमेरेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट, एसिटिल कोएंजाइम है, सक्सिनिल कोए एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट। बताइए। अमीनो एसिड हमने बोला था रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक पाथवे। रेस्पिरेशन क्या है? एम्फीबोलिक, मतलब क्या है? कैटाबोलिक भी है, एनाबोलिक भी है, ठीक है। एम्फीबोलिक मतलब हम देखते हैं कि अमीनो एसिड मिलते हैं हमको रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल से हमको क्या मिलते हैं? अमीनो एसिड मिलते हैं, अमीनो एसिड। और जब हमको अमीनो एसिड ऐड करने हैं तो यही अमीनो एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर भी कर सकते हैं। तो यही क्रेब्स साइकिल में एंटर भी कर सकते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में ये कहाँ कहाँ एंटर करते हैं? तो क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए पहले तो इनको डीअमीनेशन करना पड़ता है, ठीक है। डीअमीनेशन करने के बाद बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो एसिटिल कोए में कन्वर्ट होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एस्पार्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो ये भी सही है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा इसका। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। द साइट ऑफ एटीपी जनरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेशन की साइट कौन सी है? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेशन की साइट क्या है? व्हाट इज द साइट ऑफ एटीपी जनरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया? जल्दी बताइए। ए बोल रहे F1 पार्टिकल, वेरी गुड दक्षा, ठीक है। तो F1 पार्टिकल हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे पार्टिकल होते हैं उनको F1 पार्टिकल बोलते हैं। तो F1 पार्टिकल का भी स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो F1 पार्टिकल में हम क्या देखते हैं? एक हेड होता है, हेड को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, और इसी को हम एटीपी सिंथेटेज भी बोलते हैं। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का काम करता है ये, ठीक है। और ये F0 पार्टिकल होता है जो चैनल का काम करता है, एक्ट एज अ चैनल। चैनल मतलब ये प्रोटॉन को ऐसे जाने के लिए रास्ता देता है, प्रोटॉन को, H+ को, ठीक है। तो ये आपका आंसर F1 पार्टिकल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऐसा कौन सा इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी बनता है? हेलो हेलो निकिता, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी बनता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी बनता है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एरोबिक में भी बनता है, एनारोबिक में भी बनता है? बताओ। बी बोल रहे हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्रेब्स साइकिल में बनता है, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल सिर्फ एरोबिक में होती है, क्रेब्स साइकिल सिर्फ एरोबिक में होती है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कैसे होगा? वो नहीं होगा, ठीक है। तो बी आंसर तो नहीं हो सकता है। ये क्रेब्स साइकिल में बनता है, ये देखो, ये भी क्रेब्स साइकिल में बनता है और ये क्रेब्स साइकिल के पहले होता है।
पायरुवेट, पायरुवेट दोनों में होता है ना, दोनों में ग्लाइकोलिसिस होता है। सी नहीं होगा, हाँ ये सी, अच्छा तुमने इसको भी बोला क्या, हाँ सही है, तो ये सी है सी, ठीक है, तो ये सही है, पायरुवेट बोलेंगे आप इसको, तो पायरुवेट इसका आंसर है, पायरुवेट दोनों में ही बनता है, वेरी गुड। रूफ ऑफ बकल कैविटी इज सपोर्टेड बाय, बकल कैविटी का रूफ कौन सपोर्ट करता है, पैलेट, पैलेट हमारा ये तालू जो होता है ना, जिसको हम जब अपनी टंग टच करते हैं तो हमें गुदगुदी होती है, ठीक है, टंग ऊपर तालू पे टच करो तो आपको गुदगुदी सी फील होती है, उसको आप पैलेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन ऑस्मोलैरिटी के लिए, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी Na एंड Cl आर पम्प्ड आउट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल। आपने पढ़ा होगा कि ये माल्फिजियन बॉडी का ये पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके बाद माल्फिजियन बॉडी के बाद एक प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आता है, ये मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद यहाँ पे आपका ये ऐसा नीचे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पे आपका एक डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आता है, और फिर आपका यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट आता है। तो इसमें से NaCl कहाँ पे पम्प्ड आउट होते हैं, NaCl कहाँ बाहर निकलते हैं, रिया हाँ बोलो, NaCl कहाँ बाहर निकल के आते हैं, NaCl बाहर कहाँ से निकलते हैं, असेंडिंग से निकलते हैं, PCT से निकलते हैं, DCT, ये PCT है, ये DCT है, ठीक है, कहाँ से बाहर निकलते हैं, असेंडिंग से निकलते हैं, PCT से निकलते हैं, DCT से निकलते हैं, ठीक है, इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट से निकलते हैं या डिसेंडिंग, डी, वेरी गुड। तो ये जो ये तो डिसेंडिंग हो गई ना, डिसेंडिंग से तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये पानी पर के लिए परमिएबल होता है, पानी बाहर निकल के आता है इसमें से, सिर्फ पानी H2, ठीक है, और ये पानी के लिए इम्परमिएबल होता है, तो यहाँ से NaCl निकल के आता है, NaCl, ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग बोलेंगे आप, ये बी सही है, बी, NaCl बाहर निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है, तो पानी के लिए इम्परमिएबल होता है, ये होता है पानी के लिए, तो पानी निकल के आता है यहाँ से H2, ठीक है, तो डिसेंडिंग नहीं बोलेंगे, डिसेंडिंग ये है जो नीचे जा रहा है, असेंडिंग ये है जो ऊपर जा रहा है, तो ये है असेंडिंग में, असेंडिंग में NaCl निकल के आता है बाहर, डिसेंडिंग में नहीं। रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे, ये जो रास सिस्टम भी बोलते हैं इसको, RAAS, रास सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन, रास सिस्टम क्या क्या कंट्रोल करता है, ठीक है। जितने भी लोग नए हैं लाइक कर दो भाई, सिर्फ एक लाइक है वीडियो पे, क्या यार तुम लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक कर दो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी वीडियो पे लाइक होना चाहिए अभी के अभी, वेरी गुड, ठीक है, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक ही बार में आपने 11 कर दिए लाइक्स, वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ तो शुरू करते हैं अभी, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे किसे कंट्रोल करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट या ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन, बताइए जल्दी। किसे कंट्रोल करेगा ये, डी बोल रहे, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कंट्रोल नहीं करता है ये, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन आपका बेसिकली इंसुलिन ज्यादा होगा या इंसुलिन कम होगा, या आपका जो दूसरे कॉर्टिसोल वगैरह हार्मोन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, तो वो ये ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन ये नहीं करेगा, ठीक है, वैसे भी ग्लूकोज होता है ये रीएब्जॉर्ब, तो कार्डियक आउटपुट भी नहीं होगा, ये तो हार्ट से रिलेटेड है, किडनी से आई नहीं। ब्लड प्रेशर को नहीं करता ये, ब्लड प्रेशर को हमारा एड्रीनलिन हार्मोन कंट्रोल करता है, तो ये बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी क्या, रास क्या करता है, देखो रेनिन एंजाइम जो होती है, थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ, रेनिन जो एंजाइम होती है, रेनिन एंजाइम क्या करती है, रेनिन एंजाइम ये ना, ये एंजाइम बेसिकली एक एंजियोटेंसिनोजेन नाम से सब्सटेंस होता है, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, टेंसिनोजेन, इसको ये कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन में। अब एंजियोटेंसिन क्या करता है, ये बीपी थोड़ा बढ़ा देता है पहले, लेकिन बीपी बढ़ने के साथ ये GFR भी बढ़ा देता है, GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, GFR। तो मेनली जब भी हमारा GFR कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, तो ये बढ़ा देता है GFR को, ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करता है, ये सही है आंसर, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन आर एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू, तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये पिगमेंट्स होते हैं, और ये किसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, यूरिन, स्वेट, फीसेस या नोज, याद करो। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में पिगमेंट होता है आरबीसी में,
वो ब्रेक होता है जब आरबीसी की डेथ होती है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट भी ब्रेक होता है, तो ये पिगमेंट बिलीरुबिन में ब्रेक होता है, ठीक है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो ये किस में रिलीज होता है? बी बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो फीसेस में रिलीज होता है, इसलिए फीसेस का कलर येलो होता है। फीसेस मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट में से ये रिलीज होता है और इसी को हम बोलते हैं, इसका येलो कलर आता है, ठीक है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये ईएफपी का मतलब होता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, एनएफपी का मतलब होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये कितना होता है? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? कितना होता है इफेक्टिव या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? इफेक्टिव या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है बताइए। 10 mmHg होता है, 10 mmHg, 10 mmHg होता है, ठीक है, 10 mmHg होता है ये। अब कैसे होता है? तो वो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो एक बार वो उसमें देख लेना है कैसे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर में ऑस्मोटिक ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, दोनों को माइनस कर दो तो आपका 10 mmHg बचता है, ठीक है। हाँ, तो ये 10 mmHg के बाद ये दूसरा आंसर बताओ। टू फॉर्म 500 ग्रेन इन मेज रिक्वायर्ड मियोसिस। ब्रेन में बोलते ग्रेन, ठीक है, तो ग्रेन इन मेज, मेज का जो ग्रेन होता है, मेज का जो सीड होता है, ठीक है, तो 500 सीड आपको बनाने, 500 ग्रेन बनाने आपको, तो कितने मियोसिस रिक्वायर्ड होंगे, कितने मियोसिस करने पड़ेंगे आपको बताइए। बहुत ही सही लॉजिकल क्वेश्चन है, कितने मियोसिस करने हैं? नहीं, सारे के सारे पीवाईक्यू नहीं है भाई, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछे, नीट बोलते हैं एमएसटी सीटी में चांसेस है कि पूछे जा सकते, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूं आपको, हाँ इसमें से कुछ पीवाईक्यू भी है, ठीक है। तो यहां पे मैं पूछ रहा हूं कि 500 ग्रेन मेज में बनाने के लिए, बी बोल रहे हैं 125, 500 ग्रेन बनाने के लिए कितने यहाँ पे मियोसिस रिक्वायर्ड होंगे? सी बोल रहे हैं दक्षा, प्रमिला भी सी बोल रहे, सी नहीं प्रमिला बी बोल रहे, तो बी बोल रहे एक जन, एक सी बोल रहे, तो सी जिसने बोला है दक्षा बिल्कुल सही आंसर है। देखो सी कैसे होगा, देखो हम क्या बोलते हैं, अगर सीड बनाने, तो सीड क्या है? जाइगोट है। सीड का मतलब क्या है? जाइगोट। अब जाइगोट बनाने के लिए क्या लगते हैं हमें? हमें एग लगते हैं, एग कितने लगेंगे हमें? 500 एग लगेंगे और 500 ये लगेंगे मेल गमिट, 500 मेल गमिट भी लगेंगे। तो 500 एग बनाने के लिए आपको मियोसिस 500 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर मियोसिस होता है तो एक मियोसिस से, देखो ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, ये एमएमसी, ये एक सेल से कितने सेल बनाता है? 4, 1 2 3 4, ऊपर वाले 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही सेल आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है और इसी में एक एग डेवलप होता है। तो एक मियोसिस से एक एग बनता है, तो ऐसे 500 मियोसिस होंगे तो 500 एग बनेंगे, 500 एग, ठीक है। और ये जो मेल गमिट है, मेल गमिट के लिए कितने मियोसिस लगते हैं आपको? मेल गमिटेड के लिए आपको यहाँ पे 125, 125 मियोसिस। तो 125 से देखो इसको 4 गुना करो इंटू 4, तो इंटू 4 करोगे तो ये 500 निकल के आता है, ठीक है। तो 500 यहाँ पे आपके सेल हो जाते हैं और ये जाइगोट बनाते हैं, 500 जाइगोट बनाते हैं, 500, ठीक है। तो 500 जाइगोट यानी 500 सीड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 500 बार मियोसिस करना पड़ेगा, किसमें? एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में 500 एग प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और 125 सेल में मियोसिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 125 बार मियोसिस करना पड़ेगा मेल गमिट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 125 प्लस 500, तो ये 625 सही आंसर, ठीक है। तो वेरी गुड दक्षा, बिल्कुल सही आंसर है। पेरिस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक सीड इज डिराइव फ्रॉम, ये यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक लिखना चाहिए, इन एंजियोस्पर्मिक ऐसा ही है, इन एंजियोस्पर्मिक, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्मिक सीड में होता है, ये किससे डिराइव्ड होता है? पेरिस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक सीड ये किससे डिराइव्ड होता है बताए? न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म, इंटेग्यूमेंट या एंटीपोडल? अरे वैसा कोई नहीं है, देखो 2021 का पीवाईक्यू लेके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू लेने के बाद भी वही क्वेश्चन थोड़ी आने वाले आपको,
वो क्वेश्चन तो आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। 2021 के पीवाईक्यू के हार्डली एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी, ठीक है। तो आप बोलोगे 2 साल 3 साल पहले का क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन लास्ट एग्जाम का रिसेंट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो ये आपका आंसर सीधा सीधा बन जाता है न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस के ही सेल को आप क्या बोलते हैं, न्यूसेलस के ही सेल आगे जाके पेरिस्पर्म बनाते हैं। थर्ड लेयर होती है, थिन और पेपरी लेयर होती है, ब्लैक पेपर में होती है, ये याद करो, लिखा हुआ है बुक में, ब्लैक पेपर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। शुगर बीट में भी होती है। आगे देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइपोहाइड्रोफिली। तो इनमें से हाइपोहाइड्रोफिली कौन शो करता है, सीधा सीधा पॉलिनेशन से क्वेश्चन है। पॉलिनेशन एक्वाटिक प्लांट में जो होता है उसका क्वेश्चन है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइपोहाइड्रोफिली। हाँ हिमांशु आपका सही है, ठीक है। वैसे 2021 का पेपर ऐसा आता नहीं है, 2021 का पेपर डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, बट मतलब ये है कि आपका हाँ नॉलेज अच्छा हो सकता है, बट वो आप करो घर पे तो बेटर है, ठीक है। जोस्टेरा बोलेंगे इसको, जोस्टेरा, जोस्टेरा आंसर है, बुक में लिखा हुआ है क्लियरली, आप देखना हाइपोहाइड्रोफिली में जोस्टेरा लिखा है और एपीहाइड्रोफिली में वेलिसनारिया लिखा है, वेलिसनारिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पोलन ट्यूब पता है आपको, ये एक्साइन लेयर है, ये इंटाइन लेयर है, और ये पोलन ट्यूब ऐसे बाहर आ रही है। तो पूछा है व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोलन ट्यूब, सेलुलोज, पेक्टिन, पेक्टिन लेग्निन, पेक्टिन सुबेरिन, स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो हमें पता है, प्रमिला ने ए बोला है, हमें पता है बाहर की एक्साइन लेयर है, एक्साइन, और अंदर की इंटाइन लेयर है। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनता है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। और इंटाइन जो है वो बनता है किससे, सेल्यूलोज और पेक्टिन। तो आप देखो ये किससे बना है पोलन ट्यूब, इंटाइन से कि एक्साइन से। तो ये इंटाइन से बना है, तो सेल्यूलोज पेक्टिन सीधा सीधा आंसर है ना, वेरी गुड, ये आंसर है, ठीक है। फाइंड एक्चुअल नंबर ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन एम्ब्रियो सैक। एक एम्ब्रियो सैक बनते टाइम, ये जो एक एम्ब्रियो सैक बनता है ऐसा, इसमें एक एग सेल होता है, 2 एंटीपोडल सेल होते हैं, ठीक है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, और यहाँ पे 3 ऐसे एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो ये जो है इसमें कितनी बार माइटोसिस होता है, माइटोसिस कितने बार होता है वो पूछा है। फाइंड एक्चुअल नंबर ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन एम्ब्रियो सैक। कितना एक्चुअल नंबर ऑफ माइटोसिस होता है इसमें, अब बताइए। दक्षा ने फिर से ए बोला है, सही है, बोलो जल्दी जल्दी, ए बोल रहे हिमांशु, वेरी गुड, ठीक है। तो 3 बार माइटोसिस होता है इसमें। पता है हमें कि जो मेगास्पोर मदर सेल बनता है ऐसा, मेगास्पोर मदर सेल, उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। तो पहली बार माइटोसिस होता है तो 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। फर्स्ट माइटोसिस में कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं, 2। सेकेंड माइटोसिस में कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं, 4। थर्ड माइटोसिस में कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये फोर्थ माइटोसिस, मतलब फोर्थ तो होता ही नहीं, फिर इसमें सेल्यूलर अरेंजमेंट होती है, और ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, वेरी गुड। तो 3 आंसर करेक्ट है। वही पोलन ग्रेन में 2 माइटोसिस होते हैं, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम पे 2 माइटोसिस होते हैं इन पोलन ग्रेन। पहले माइटोसिस में क्या बनता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो पहले माइटोसिस में आपका एक सेल वेजिटेटिव बनता है जिसका ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, एक जनरेटिव बनता है जिसका जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। आगे जाके जब पोलन ट्यूब बनता है तो पोलन ट्यूब में ये जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो दूसरा माइटोसिस होता है, ठीक है। तो ये 2 माइटोसिस, तो ये आपका सही आंसर। व्हेन फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, देखो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब फ्लावर में सिर्फ या तो मेल एंड्रोशियम है या तो फीमेल गाइनोशियम है। एंड प्लांट आर डायोशियस, डायोशियस मतलब अब समझ लो, आगे आगे बताऊंगा नहीं तो मैं, पहले आप समझो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ऑकर, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट डायोशियस है, तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा बताइए। प्लांट यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट डायोशियस है, तो क्या नहीं होगा, जीनोगैमी, एलोगैमी, जिटोनोगैमी या हाइब्रिडाइजेशन। जीनोगैमी, एलोगैमी, जिटोनोगैमी या हाइब्रिडाइजेशन। सी बोल रहे, क्या नहीं होगा ये पूछ रहे हैं ना, तो सी ही बोल रहे ज्यादातर लोग, बिल्कुल सही है।
देखो फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट डायोशियस, डायोशियस का मतलब प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है। अगर प्लांट अलग है, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, तो जीटोनोगैमी का सवाल ही नहीं उठता ना। जीटोनोगैमी क्या है? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट में और डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो जीटोनोगैमी है। तो ये तो भाई प्लांट ही अलग अलग है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, दोनों प्लांट अलग है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होना पड़ेगा, तो जीनोगैमी हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन, एलोगैमी, ये हो जाएगा, जीटोनोगैमी नहीं होगी। ठीक है, एलोगैमी जैसा ये नहीं होता इसमें। हाँ, क्लियर है? तो आगे देखो, अब आगे देखो, ठीक है। तो अब आगे देख रहे हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन, द टेस्टीज आर फिक्स्ड इन स्क्रॉटम बाय, टेस्टीज स्क्रॉटम में फिक्स्ड होते हैं किससे? टेस्टीज आर फिक्स्ड इन स्क्रॉटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड, गवर्नैकुलम, ठीक है, गवर्नैकुलम है ये, गवर्नैकुलम। आगे कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज टिश्यू। टेस्टिस फिक्स्ड होते हैं किसमें? स्क्रॉटम में। कैसे? स्पर्मेटिक कॉर्ड, गवर्नैकुलम, कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। बताइए। तो इसका आंसर गवर्नैकुलम है, आंसर इज गवर्नैकुलम। बड़ा सिंपल और सीधा आंसर है, सही है, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड वो होता है जिससे टेस्टिस डिसेंड डाउन होती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, स्पर्मेटिक डक्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, एडिपोज टिश्यू भी नहीं होते, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ कोएगुलेटेड सीमन इज मेड इन इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। देखो, जो सीमन रिलीज होता है, सीमन, सीमन कोएगुलेट होता है, हमें पता है, और वो कोएगुलेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ये फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन क्या करता है? ये सीमन को कोएगुलेट रखता है, मतलब उसके क्लॉट बना के रखता है, क्लॉट। तो ये क्लॉट तोड़ता कौन है? उसको लिक्विफाई कौन करता है? कौन इसको लिक्विफाई करता है? याद करो। लिक्विफाई करने के लिए वजाइना में कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फाइब्रोलाइसिन या फाइब्रिनोलाइसिन। तो ये फाइब्रोलाइसिन क्या करते हैं? कोएगुलेटेड सीमन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर बी भी सही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल आंसर बताइए, बी आंसर है इसका, इसका आंसर बी है, ठीक है। फाइब्रोलाइसिन जो है वो फाइब्रिनोजेन को ब्रेक करता है और वो सीमन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ओएस एक्सटर्नल ओएस आर प्रेजेंट इन। बताओ, इंटरनल एक्सटर्नल ओएस किसमें होता है? आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इस बार। इंटरनल एक्सटर्नल ओएस किसमें प्रेजेंट होता है? बिल्कुल इजी है ये, ठीक है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन पूछा है। इंटरनल एक्सटर्नल ओएस किसमें होता है? बताओ जल्दी जल्दी, लाइक कर दो जो लोग नए नए आए हैं वीडियो में। जितने लोग नए ऐड हुए हैं जल्दी जल्दी लाइक करो। तो इसका आंसर बी बोल रहे हैं काफी लोग इसका आंसर बी बोल रहे हैं, काफी लोग सी बोल रहे हैं। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, सर्विक्स। सर्विक्स कौन सा है? देखो, सर्विक्स में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, ऐसा यूटरस, तो यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम होता है और ये सर्विक्स होता है, ठीक है। तो ये इंटरनल ओएस, ये एक्सटर्नल ओएस, तो सर्विक्स में होता है ये। गस्टेटरी रिसेप्टर आर फॉर, गस्टेटरी रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? दो ही काम होते हैं, स्मॉल नहीं होता है, स्मेल होते हैं, ठीक है, स्मेल। तो गस्टेटरी रिसेप्टर दोनों चीजों के लिए, टेस्ट के लिए भी है और स्मेल के लिए भी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर, ये दोनों, अरे यार ये तो कीमो रिसेप्टर हो गए। तो आप गस्टेटरी सिर्फ किसके लिए लिखोगे? टेस्ट के लिए। गस्टेटरी टेस्ट के लिए होते हैं और स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी होते हैं, ऑल्फैक्ट। और ये दोनों के दोनों कीमो रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी। तो आपके गस्टेटरी किसके लिए होते हैं? टेस्ट के लिए होते हैं, टेस्ट के लिए, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल के लिए होते हैं, और दोनों ही केमिकल रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर। आगे 9:3:3:1 रेशियो, ये जो 9:3:3:1 का जो रेशियो है, इसमें क्या है? 1:3:1 रेशियो है, 2:3:1 रेशियो है, 3:3:1 रेशियो है, या 4:3:1 रेशियो? बताइए। 9:3:3:1 रेशियो में कितने 3:1 रेशियो है? 1, 2, 3 या 4? जल्दी, प्रमीला सी बोल रहे, सी है क्या इसका आंसर? जरा देखो ध्यान से। 3:1 इंटू 3:1 करो, क्या आएगा? 3 इंटू 3 क्या आएगा? 9, ठीक है। फिर 3 इंटू 3 क्या आएगा? 3 इंटू 1 क्या आएगा? 3, फिर 3 क्या आएगा? 3,
1:3, फिर 1:1 आएगा। तो ये दो 3:1 के रेशियो है, दो 3:1 के रेशियो मिलके क्या बनाते हैं, एक 9:3:3:1 का रेशियो बनाते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस है ना भाई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आता है, 3:1। डाईहाइब्रिड में 2 हो जाएंगे, तो 2 में क्या आएगा, 2 में 3:1 इंटू 3:1, तो कितना आएगा, 9:3:3:1। ठीक है, ये सही है। तो आंसर इसका क्या आ गया, आंसर इसका आ गया आंसर इसका आ गया बेसिकली आपका 2 बी। ठीक है, ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉसेस विद स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये जो क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या क्रॉस हो रहा है स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ टॉल रेड फ्लावर आर प्लांट। यहाँ पे टॉल फ्लावर प्लांट, टॉल रेड फ्लावर कौन से प्लांट होंगे, कितने परसेंट प्लांट, कितने परसेंट ऐसे प्लांट होंगे जिनमें टॉल रेड फ्लावर है, कितने परसेंट प्लांट है जिसमें टॉल रेड फ्लावर है, बताइए। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है आप जरा नोट करिए। ये दोनों कैरेक्टर रेसेसिव है और ये एक कैरेक्टर हाइब्रिड है, तो ये हाइब्रिड का क्रॉस है रेसेसिव के साथ, हाइब्रिड का क्रॉस है रेसेसिव के साथ। रेशियो याद करो और रेशियो से आप निकालो कि कितना परसेंट प्लांट जो है वो टॉल और रेड आएंगे। रेशियो निकालो, रेशियो से बताओ कितने परसेंट प्लांट टॉल रेड आएंगे। अरे ये टेस्ट क्रॉस नहीं दिख रहा है क्या आपको, ये टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस में ऐसे ही है ना, कैपिटल आर क्रॉसेस विद स्मॉल आर, यही तो है। बाकी देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है, झंझट तो इसमें है ना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा तो 50%, ये देखो सारे तो टॉल ही आएंगे, लेकिन टॉल के साथ 50% राउंड आएंगे, 50% कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड आएंगे, और 50% क्या आएंगे, स्मॉल आर, ये आएंगे रिंकल्ड। ठीक है, तो 50% टॉल राउंड और 50% टॉल रिंकल्ड। तो टॉल राउंड आपके कितने परसेंट आएंगे, 50। टॉल राउंड कितने परसेंट आएंगे, 50। समझ में आया क्या सबको, ये आंसर 50 कैसे आया, समझ आया, जल्दी बताओ। ये आंसर 50 कैसे आया, हैव यू अंडरस्टूड। हाँ सही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मैसेज डाला एक ने, क्या डाला है, सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है, इनवैलिड आईडी एंड इनवैलिड बर्थ डेट दिखा रहा है सर। अरे 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 अरे, आप ये कर सकते हैं, अपने कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो MST-CET का कस्टमर केयर नंबर आता है उसके वेबसाइट पे, MST-CET के वेबसाइट पे जाके उसका कस्टमर केयर नंबर आता है, उसमें फोन करिए, उनसे बात करिए, उनसे अपना सॉल्यूशन निकालिए भाई। ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होगा ना, समझ आया। क्या नाम है आपका, UPSC इंडिया लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपका पहले तो आपको क्या करना है, कस्टमर केयर का नंबर MST-CET के सेल में ढूंढना है, और MST-CET के उन कस्टमर केयर को फोन करके कॉल करके उनको हेल्पलाइन का जो नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर होता है ना वहाँ पे, तो हेल्पलाइन नंबर में कॉल करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ और उनसे अपना सॉल्यूशन लो। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है, कभी किसी का आई कार्ड नहीं दिखता, कभी कुछ नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा उसके हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करके उनसे हम डायरेक्शंस मांगते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, आप करके देखो ये। नेक्स्ट, तो ये आंसर सही है। अब देखो, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू, कितने लिंकेज ग्रुप है किससे पता चलेगा, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू, कितने लिंकेज ग्रुप क्या होता है, एक क्रोमोसोम पे जितने क्रोमोसोम भी हो, जितने जीन होते हैं ABCD, ठीक है, EFG, ये सारे के सारे जीन्स जो है एक ही लिंकेज ग्रुप शो करते हैं, वन लिंकेज ग्रुप। ठीक है, ऑल जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज वन लिंकेज ग्रुप। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कितने लिंकेज ग्रुप है बताओ, कितने लिंकेज ग्रुप है। हाँ, मोस्ट वेलकम UPSC इंडिया भाई, वेरी वेरी मच वेलकम। चलो तो बताते हैं क्या है इसका आंसर।
तो जितने आपके बॉडी में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, उतने के उतने लिंकेज ग्रुप होंगे। तो हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम अगर आपके बॉडी में 23 है तो लिंकेज ग्रुप भी 23 ही होंगे, ठीक है। तो ये लिंकेज ग्रुप भी उतने ही होते हैं जितने हैप्लॉइड नंबर होते हैं क्रोमोसोम के। वेरी गुड यश, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखो, द जीन्स विच रिमेन कंटेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो ये वाई क्रोमोसोम है, इसका ये वाला रीजन, इसमें अगर कोई जीन है तो उसको कौन सा जीन बोलेंगे? वाई क्रोमोसोम के दूसरे डिफरेंट रीजन में अगर कोई जीन है तो उसको कौन सा जीन बोलेंगे भाई, बताइए। वाई क्रोमोसोम के डिफरेंट रीजन में, नॉन होमोलॉगस रीजन में अगर कोई जीन है तो उसे कौन सा जीन बोलेंगे? हॉट एंड्रिक नहीं बोलेंगे, होलो एंड्रिक बोलेंगे, होलो एंड्रिक। ये एल है, होलो एंड्रिक बोलेंगे, बी। हाँ वेरी गुड। अरे सी बोल रहे हो तुम लोग। सेक्स लिंक्ड उसको बोलते हैं भाई, एक्स लिंक्ड को, जिसमें एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं ना उसको सेक्स लिंक्ड बोला जाता है। इसको होलो एंड्रिक बोलेंगे, होलो एंड्रिक जो मेल में होता है, इसी को होलो एंड्रिक जीन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। हाइपर ट्राइकोसिस इसका एग्जांपल है, हाइपर ट्राइकोसिस पढ़ा है हमने, कानों में बाल आते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस, ठीक है। अच्छा ओके सर, ठीक है। हाँ देखो, सेक्स लिंक्ड किसको बोलते हैं? जो एक्स लिंक्ड होता है ना उसी को सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। जो एक्स लिंक्ड होता है ना, एक्स के नॉन पे होता है, उसी को सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। जो वाई के नॉन होमोलॉगस रीजन पे होता है उसको सेक्स लिंक्ड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं होलो एंड्रिक या वाई लिंक्ड। या तो उसको होलो एंड्रिक बोलेंगे या उसको वाई लिंक्ड बोलेंगे, समझे क्या? तो सेक्स लिंक्ड अगर कभी दिखा आपको, सेक्स लिंक्ड कभी अगर दिखा तो आपने सेक्स लिंक्ड को एक्स लिंक्ड ही कंसीडर करना, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है? कौन सा वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो क्रोमैटिन बनाता है? तो क्रोमैटिन क्या होता है? ऐसा ये जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको आप क्रोमैटिन बोलते हो। तो क्रोमैटिन और ये फिर न्यूक्लियोलस। तो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है? व्हाट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन क्रोमैटिड, बताइए। बिल्कुल इजी है आंसर। स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है क्रोमैटिन का? जल्दी, ए गलत जवाब। हिस्टोन तो भाई पैकेजिंग प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन पैकेजिंग प्रोटीन होते हैं, तो ए नहीं है आंसर गुरु प्रसाद जी, आंसर इज नॉट ए, ठीक है। तो बताइए क्या है आंसर फिर? सी, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोले तो ये न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, ये इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स का मतलब आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हो, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये तो साइटोप्लाज्म जैसा है ना, ये नहीं है। डी बोल रहे हैं, एसिड प्रोटीन एंड डीएनए। एसिड प्रोटीन कौन से होते हैं? वही हिस्टोन। एसिड प्रोटीन तो होते नहीं, इसमें बेसिक प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन में बेसिक प्रोटीन होते हैं कौन से? ये आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन ये तो बेसिक प्रोटीन है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। आंसर है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? ये हिस्टोन का ऑक्टेमर है, उसके सराउंडिंग में डीएनए रैपिंग करता है। उसके सराउंडिंग में डीएनए की क्या होती है? रैपिंग। पहला एक कंप्लीट टर्न होता है, दूसरा 3/4 टर्न होता है और बाहर निकलता है। तो इसको कोर डीएनए बोलते हैं, याद करो, इसको कोर डीएनए बोलते हैं, इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। कोर और लिंकर मिलके क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम फिर क्या होते हैं? ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्रोमैटिन बनाते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, तो आंसर बी है ना। तो आंसर क्या हो गया? बी, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम ही वो स्ट्रक्चर है जो क्या बनाते हैं? जो पूरा का पूरा क्रोमैटिन बनाते हैं। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कैन वर्क ओनली। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होती है जो डीएनए बनाती है, और डीएनए कौन से डायरेक्शन में बनता है यही बात बताना है आपको। तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कैन वर्क ओनली, तो एंजाइम बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में वर्क करती है ये बताना है। 5 to यहाँ पे 3 to 5 डैश, ठीक है, 5 to 3 डैश, बोथ द डायरेक्शन, या 5 to 5 डैश, 5 to 3 डैश, वेरी गुड। 5 डैश to 3 डैश इसका आंसर है, ठीक है। हमेशा डीएनए पॉलीमरेज, इवन आरएनए पॉलीमरेज भी, आरएनए पॉलीमरेज भी आरएनए उसी डायरेक्शन में बनाता है, 5 डैश to 3 डैश, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज बोलो, डीएनए पॉलीमरेज बोलो, हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा 5 to 3 होती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द 2 स्ट्रैंड सेपरेट विद द हेल्प ऑफ। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे 2 स्ट्रैंड किसके मदद से सेपरेट होते हैं? ए। अरे कैसा है, तुमने बिल्कुल गलत जवाब दे दिया ये तो।
ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन 2 स्ट्रैंड सेपरेट विद द हेल्प ऑफ, कौन सा है आंसर? गायरेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज डीएनए, कौन सा है? बी, वेरी गुड, हेलिकेज इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। हेलिकेज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ऐसे खोल देता है, ठीक है, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे बाइंड होते हैं, यहाँ पे, और ये इन दोनों स्ट्रैंड को मिलने से रोकते हैं। यहाँ पे टोपोआइसोमरेज बाइंड होता है जो कि नेगेटिव सुपरकॉइलिंग रिलीव करता है, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टुक प्लेसिंग, तो ये बात हो रही है प्रोसेसिंग की। आरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग वो कहाँ होती है यूकैरियोटिक सेल में? प्रोसेसिंग का लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है आरएनए प्रोसेसिंग का? लोकेशन जिसमें स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, कैपिंग, कैप ऐड करी जाती है, ठीक है, क्या है? क्या है? चलो थैंक यू वेरी मच भाई, इंडियन आर्मी वाले भाई, थैंक यू थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, क्या है ये? इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए कैपिंग टुक्स प्लेस, ये कहाँ पे होता है? स्प्लाइसिंग, आरएनए कैपिंग, आरएनए टेलिंग वगैरह, ये सब कहाँ पे होता है? डिक्टायोसोम, राइबोसोम, ईआर या न्यूक्लियस? बी बोल रहे, बी। अरे आंसर डी है, डी। देखो डीएनए बनता कहाँ पे है? डीएनए से आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तुम्हारा डीएनए है, तो डीएनए से तुम्हारा आरएनए बनता है, और ये आरएनए बनने के बाद आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये आरएनए जो है, ये प्रोसेसिंग होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है? 2 मिनट। आरएनए प्रोसेसिंग होने के बाद ये एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, और ये मैच्योर एमआरएनए फिर बाहर आता है, और बाहर आने के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फिर ये प्रोटीन बनाता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रोसेसिंग हो रही है ये आरएनए की, तो ये न्यूक्लियस में हो, ठीक है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट, आगे देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन अर्थ एंड रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ये आपका सीधा सीधा स्टेटमेंट है। देखो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो ओपेरिन एंड हेल्डन ने दी थी इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, तो ये डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, वैसे तो ये आएगा नहीं मेरे ख्याल से, तो ये क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर सकते हो, वैसे इसका आंसर डी है, आंसर डी है। यूरिया, अमीनो एसिड और लैक्टिक एसिड ये वो एलिमेंट थे, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो अर्ली वर्ल्ड में बने थे, लेकिन क्योंकि ये केमिकल इवोल्यूशन का पार्ट है और ये डिलीट हो चुका है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आपको आएगा क्या? तो आपको इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ के जाना है, इवोल्यूशन ऑफ मैन आएगा, ठीक है। आपको आएगा कौन सा? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आएगा, तो ये दोनों चीजें पढ़ के जाना बस। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या होता है, तो ये आएगा, ये क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूगो दे व्रीज, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस ही है क्वेश्चन, सॉरी गलत हो गया, गलत क्वेश्चन डाल दिया मैंने, ठीक है। तो आउट ऑफ द सिलेबस है ये क्वेश्चन, बट इसका एक्सपेरिमेंट ह्यूगो दे व्रीज ने म्यूटेशन को डिस्कवर किया था और इवनिंग प्राइम रोज में किया था। इसी को नाम है इनोप्थेरा लेमार्कियाना, इनोप्थेरा लेमार्कियाना इसका नाम। ये भी थोड़ा आउट ऑफ दिस बॉक्स क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको इसी 2 पॉइंट से आएगा, इवोल्यूशन ऑफ मैन और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये पढ़ के जाना इस लेसन से, ठीक है। ड्रोसोफिला नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, तो ये आएगा, नेचुरल सिलेक्शन का क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन है आपको, नेचुरल सिलेक्शन आपको है, इस पे एक एग्जांपल भी दिया है आपके बुक में, इंडस्ट्रियल मेलिनिज्म, तो वो भी पढ़ना है आपको, इंडस्ट्रियल मेलिनिज्म, और आपको ये भी पढ़ना है क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, वो पढ़ के जाना है। तो इसका यूनिट होता है नेचुरल सिलेक्शन। अरे नहीं रे, नेचुरल सिलेक्शन का क्वेश्चन है बोला मैंने, इवोल्यूशन का यूनिट पूछा है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन आंसर नहीं है, आंसर नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। और गुरु प्रसाद भाई आप अपना वो फास्ट फॉरवर्ड करो थोड़ा सा, ठीक है, हम काफी आगे चल रहे हैं, आप काफी पीछे चल रहे हैं, आप करंट में आओ, वीडियो के करंट में आओ। तो इसका आंसर पॉपुलेशन है, इवोल्यूशन पॉपुलेशन पे काम करता है, एक अकेले इंडिविजुअल पे नहीं। आप देखो आज के डेट में हम खुद को इवॉल्व बोलते हैं, हम 2 पैरों पे चल पाते हैं, हमारे बॉडी में टेल नहीं है, तो ये एक अकेले इंसान में हुआ है क्या? क्या मैं अकेला ऐसा इंसान हूं जिसके बॉडी में टेल नहीं है, जो खड़े सीधे चल पाता है? ठीक है, बताओ कि बहुत सारी पॉपुलेशन में हुआ है कि पूरा का पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन आज चल पा रहा है ऐसा, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन पे काम करता है इवोल्यूशन, एक अकेले पे नहीं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, कोई ऐसा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ऐसा कोई सब्सटेंस जो पानी एक्सेप्ट करे, ठीक है, उसमें पानी की जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन, ट्रांसपीरेशन, प्लाज्मोलिसिस या ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको, बी बोलेंगे, बी बोलेंगे क्या, ट्रांसपीरेशन नहीं ना रे, ट्रांसपीरेशन तो पानी का लॉस होता है लीफ से, एक लीफ होता है, लीफ से पानी का लॉस होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ए इम्बिबिशन, इम्बिबिशन तब बोलेंगे जब इसको हाइड्रोकोलॉइड लिखा रहेगा, हाइड्रोकोलॉइड, कोलॉइड का मतलब क्या है कि वो लेने के बाद फूल जाएगा, लेने के बाद उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोकोलॉइड तब बोलेंगे जब वो एक्सेप्ट करने के बाद उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस और हाइड्रोकोलॉइड वैसे दोनों ही सही है, ये इम्बिबिशन, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आप इम्बिबिशन बोल सकते हो, सही है, इम्बिबिशन बोल सकते हो, इम्बिबिशन बिल्कुल सही आंसर है। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में जब वाटर का मूवमेंट होता है तो उसको इम्बिबिशन बोलते हैं, और वो स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग आती है उसमें, ठीक है। डी भी सही है, डी भी सही है, डी गलत नहीं है, ऑस्मोसिस भी उसी को बोलते हैं, ऑस्मोसिस ही होता है, तभी तो इम्बिबिशन आ रहा है, ठीक है। आपने घर में क्या करना है, एक रात आपने किया भी होगा, रात में थोड़े से चने भिगोने डाल दो, तो चने में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है और कटोरी में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रात भर में क्या होगा, पानी अपने हाई से लो में जाएगा, मतलब ऑस्मोसिस होगा, तो ऑस्मोसिस भी हो रहा है और वो चने फूल जा रहे हैं, फूलने के कारण इम्बिबिशन भी हो रहा है, तो आप बोलोगे इम्बिबिशन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, और क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है तो इसमें पानी आने से इम्बिबिशन हो गई, थोड़ा वो स्वेल हो गई। अब बारिश का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा दरवाजे थोड़े से फूल जाते हैं तो बंद होने में दिक्कत होती है ना, तो ये भी इम्बिबिशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे, वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी मे बी एब्जॉर्ब बाय एपिफाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी मे बी एब्जॉर्ब बाय एपिफाइट, एपिफाइट क्या होता है, एक प्लांट है, मान लो ये वाला एक प्लांट है, ये वाला ऐसा, इसके कुछ ऐसे टहनियां हैं, और इस टहनी पे एक दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है, और इस प्लांट के रूट ऐसे नीचे ये कर रहे, झूल रहे। अब ये रूट क्या करते हैं, हवा से पानी ले लेते हैं, हवा में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इन रूट को एपिफाइटिक रूट बोलते हैं। एपिफाइट का मतलब होता है प्लांट के ऊपर प्लांट, फाइट का मतलब प्लांट और एपी का मतलब ऊपर, ठीक है। प्लांट ग्रो ऑन प्लांट, प्लांट ग्रो ऑन प्लांट, तो उसके जो रूट होते हैं, तो वो रूट कहां से पानी लेते हैं, आंसर बताइए, कौन से रूट होते हैं ये, वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी मे बी एब्जॉर्ब बाय एपिफाइटिक रूट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है उस रूट में ऐसा कि जिसके कारण वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, क्लिंगिंग रूट, हिस्टोरिकल रूट, वेलामन इन एपिफाइटिक रूट, या नोड्यूलेटेड रूट। तो इसका आंसर होता है सी, टिश्यू ऑफ वेलामन होता है इसमें, टिश्यू किसका होता है, वेलामन, वेलामन टिश्यू होता है, और वेलामन टिश्यू की वजह से ये रूट जो है वो अपना एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, तो वेलामन टिश्यू होता है। नेक्स्ट, वाटर प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल इन स्मॉल पोर इज कॉल्ड एज, सॉइल पार्टिकल में जो पानी होता है, ये देखो सॉइल के बीच में, सॉइल पार्टिकल में, ठीक है, वाटर प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल, ये सॉइल पार्टिकल के बीच में जो पानी होता है, ठीक है, उसको कौन सा वाटर बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर, और वही कैपिलरी वाटर प्रेजेंट अवेलेबल होता है किसके लिए, प्लांट के लिए, अवेलेबल टू प्लांट, अवेलेबल टू प्लांट, तो इसका आंसर कैपिलरी वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी गुड। अब बताइए ये मैच द पेयर बताइए आप जल्दी, ऑक्सीन का किसके साथ लगेगा मैच द पेयर, ऑक्सीन का मैच द पेयर किसके साथ आएगा, ऑक्सीन रूट इनिशिएशन करता है, ऑक्सीन नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा नहीं, ठीक है, रिमूवल ऑफ जेनेटिक ड्वार्फिज्म नहीं, रिचमंड लैंड इफेक्ट ये, तो आपका इसमें सही है आएगा, ऑक्सीन की वजह से रूट फॉर्मेशन होता है, तो ये एक सही बनता है, तो बिल्कुल रूट फॉर्मेशन होता है, यही लिख सकते हो आप ऑक्सीन से, आपने पढ़ा है साइटोकाइनिन से शूट बनता है और ऑक्सीन से रूट बनता है। गिबरलिन क्या करता है, गिबरलिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा नहीं, रिमूवल ऑफ जेनेटिक ड्वार्फिज्म, गिबरलिन हाइट बढ़ाता है प्लांट की, तो जेनेटिक ड्वार्फिज्म को रिमूव करता है, सही है। साइटोकाइनिन क्या करता है, रिचमंड लैंग इफेक्ट शो करता है ये, ठीक है। इथिलीन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग शो करता है,
और एब्सिसिक एसिड क्या शो करता है? एब्सिसिक एसिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड स्टोमाटा शो करता है। ये 2 बोल सकते हो या 6 भी बोल सकते हो, 2 और 6 दोनों है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है? 1 1 3 4 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 है क्या? 1 3 4 5 6, ये सही है, ठीक है, ये सही है आपका। बी सही है, करेक्ट है। ऑक्सीन इंड्यूसेस, बहुत बढ़िया दक्षा। ऑक्सीन क्या इंड्यूस करता है? सेल एलोंगेशन, सेल डिवीजन, ग्रोथ ऑफ अपाइकल बर्ड या ऑल ऑफ द अबव? ऑक्सीन क्या इंड्यूस करता है? बताइए, ऑक्सीन इंड्यूस करता है। ऑक्सीन की वजह से सेल एलोंगेशन होता है, ये तो देखा ही है, इसीलिए तो बेंडिंग आती है। कोलियोप्टाइल में बेंडिंग क्यों आती है? क्योंकि यहाँ के सेल एलोंगेट करते हैं, तो सेल एलोंगेशन तो होता है, ठीक है। अपाइकल बर्ड की ग्रोथ भी होती है, अपाइकल डोमिनेंस शो करता है, ये भी है, तो दोनों ही है। और सेल डिवीजन भी कॉज करता है, ये आपने पढ़ा है कि एक एक्सपेरिमेंट मिलर एंड स्पूक कर रहे थे। मिलर और स्पूक जिन्होंने साइटोकाइन डिस्कवर किया था, तो वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने ऑक्सीन पहले ही डाल दिया था कैलस कल्चर में। ऑक्सीन प्लस इन्होंने क्या दिया था? यीस्ट एक्सट्रैक्ट दिया था, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट वाटर और हेरिंग स्पर्म डीएनए, ये दिया था, अगर आपको याद होगा, हेरिंग स्पर्म डीएनए। ये 3 चीजें ऐड करने के बाद उनको क्या दिखा? ये वाली 3 चीजें और ऑक्सीन, ये ऐड करने के बाद दिखा कि तुरंत सेल डिवीजन बढ़ गया। तो सेल डिवीजन ऑक्सीन के कारण भी होता है, लेकिन साइटोकाइनिन जितना नहीं होता है, लेकिन होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सेल एलोंगेशन, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, अपाइकल बर्ड ग्रोथ, ये तीनों चारों है, तो डी आंसर सही है, ठीक है। तीनों यहाँ चारों ही आंसर है। सेल एलोंगेशन भी होता है तभी तो भाई ये बेंड कर रहा है ना। देखो, इधर के सेल एलोंगेट कर रहे हैं तभी तो बेंड कर रहा है, इधर के सेल छोटे छोटे है लेकिन इधर के एलोंगेट कर गए, तो ये बेंड कर रहा है, ठीक है। तो सेल एलोंगेशन, सेल डिवीजन, ग्रोथ, ये तीनों ही चारों ही है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा डी, ठीक है। विच ऑफ दिस एक्टिव प्रोसेस, इसमें से एक्टिव प्रोसेस कौन सी है? एक्टिव जिसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस कौन सी है? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, डिफ्यूजन। याद करो, ये सर्कुलेशन का क्वेश्चन है। सांस अंदर लेना एक्टिव है, सांस बाहर छोड़ना एक्टिव है, या दोनों ही, या डिफ्यूजन? बताओ कौन सी प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है? ए बोल रहे हैं, वेरी गुड। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपिरेशन नहीं है। देखो, सांस लेने के लिए मुझे मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ रही है, अगर मैं अंदर सांस ले रहा हूं ऐसे तो मुझे मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ रही है, ठीक है। और अगर मैं छोड़ रहा हूं तो मुझे मसल रिलैक्स करनी पड़ रही है, रिलैक्स करने में कोई एनर्जी नहीं लगती, कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी लगती है, ठीक है। लेकिन मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन करूं, फोर्सफुल, ऐसा जोर से सांस छोड़ू, कपाल भारती में जैसा होता है जो रामदेव बाबा करते हैं, ऐसे जोर से सांस छोड़ू मैं, तो मुझे मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, कौन सी? एब्डोमिनल और इवन चेस्ट की मसल। तो ऐसे में हमको एनर्जी लगती है। तो एनर्जी कब लगती है? इंस्पिरेशन सही है, एक्सपिरेशन गलत है। लेकिन आप बोलोगे फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन अगर आंसर होता, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो मैं बोलता कि यहाँ पे भी एनर्जी लगती है, यहाँ पे भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन में एनर्जी लगती है और इंस्पिरेशन में एनर्जी लगती है, सही है। सांस अंदर लेने के लिए एनर्जी लगती है और फोर्सफुल एक्सपिरेशन में भी एनर्जी लगती है। बॉडी टिश्यू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट्स डिसोसिएशन इन टिश्यू कॉज बाय। तो यहाँ पे बोला गया है कि बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाता है, अलग हो जाता है। ये किन कारणों से होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये जो कर्व है, ये हमने बोला राइट के तरफ शिफ्ट होता है, राइट के तरफ शिफ्ट होता है। तो यही है कि ये क्यों राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। 4O2 अलग हो रहा है और हीमोग्लोबिन अलग हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमें पता है, लो ऑक्सीजन होता है और हाई CO2 होता है। हाई CO2, हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच, लो पीएच, इन कंडीशन में ये डिसोसिएशन होता है, कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है, CO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, पीएच कम, तब कर्व आपका राइट की तरफ शिफ्ट करता है, O2 और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है। वेरी गुड दक्षा, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते। फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कौन है? ECG के फादर कौन है? ECG के फादर एंथोवेन, एंथोवेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पेसमेकर ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है? हार्ट का पेसमेकर कौन है? AV नोड, SA नोड, बंडल ऑफ हीस, पर्किंजे फाइबर, कौन होता है पेसमेकर हार्ट का?
व्हाट इज पेस मेकर ऑफ हार्ट बताइए। बी ए ए नहीं होता रे बाबा, ऐसे नोड होता है, सीनो आर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड, ये हमारा हार्ट होता है ऐसा। 2 मिनट में बनाने की कोशिश करता हूं, अगर बन जाए सही से तो। ये हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो हार्ट में मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ऐसे नोड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी नोड होता है, ठीक है। ऐसे नोड आपका पेसमेकर होता है, ये आपका पेसमेकर पहला झटका ये बनाता है, इसलिए तो ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला झटका यहीं से बनता है, फिर ये यहाँ से ये झटका आता है एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस्से होते हुए ये जाता है पर्किंजे फाइबर और पूरा आर्ट्रियम वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ठीक है। तो ऐसे नोड इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन हार्ट ये क्या है, मायोजेनिक, अभी बताया मैंने। हाँ चलो, ओरिजिन पूछा है, ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल या एक्टोमीजोडर्मल। ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल या एक्टोमीजोडर्मल, बताइए ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हार्ट। क्या ओरिजिन है, चलो जल्दी जल्दी। तो ह्यूमन हार्ट याद रखना मीजोडर्मल, पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ही मीजोडर्मल होता है, ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्मल होता है, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा मीजोडर्मल होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम पूरा एक्टोडर्मल होता है, नर्वस पूरा पूरा क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। ये याद ही रखने वाली बात है, बिल्कुल भूल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। देखो आगे, एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं, एडम्स एप्पल इन द नेम गिवन टू, एडम्स एप्पल इज द नेम गिवन टू, किसको नाम दिया जाता है एडम्स एप्पल, ये मेरा एडम्स एप्पल है, ये लड़कों में ऐसा बाहर निकलते हुए दिखता है ना, ये इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकस। सी बोल रहे हैं, बी, दक्षा बी बोल रही है। तो लैरिंग्स को बोलते हैं, वेरी गुड, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स ये हमारा बाहर निकल के आता है, इसलिए तो हमारा आवाज फट जाता है ना, हमारा साउंड फट जाता है। आज इतना भयंकर विलन जैसा साउंड क्यों आता है, फेरिंग्स नहीं होता है आदित्य, बी आंसर है, बी आंसर इज बी, लैरिंग्स, ठीक है। पाया मैटर क्या है, पाया मैटर वैस्कुलर है, न्यूट्रिटिव है, प्रोटेक्टिव है, या दोनों, ए और बी दोनों है, वैस्कुलर है, न्यूट्रिटिव है, प्रोटेक्टिव है, या दोनों है। तो वैस्कुलर भी है ये और न्यूट्रिटिव भी है, वैस्कुलर भी है, न्यूट्रिटिव भी है, न्यूट्रिटिव तो ज्यादा है, ठीक है। वैस्कुलर न्यूट्रिटिव दोनों है, ठीक है, ए एंड बी दोनों है, तो आपका आंसर डी है। आगे देखो, ब्रोकाज आर सिचुएटेड इन, ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया कहाँ पे होता है, ब्रोकाज एरिया टेम्पोरल लोब में होता है, पैराइटल लोब में होता है, फ्रंटल या ऑसिपिटल लोब में होता है, बताओ। ब्रेन पढ़ा है हमने, ये ह्यूमन ब्रेन ऐसा पढ़ा है, पढ़ा है, इसमें हमने देखा ये फ्रंटल लोब, ठीक है। तो ये आपने फ्रंटल लोब पढ़ा है, ये वाला, ये ऑसिपिटल लोब पढ़ा है, ये टेम्पोरल लोब पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रोकाज एरिया होता है, यहाँ पे एसोसिएशन एरिया होता है, यहाँ पे मोटर एरिया होता है, यहाँ पे सेंसरी एरिया होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एरिया है, तो इसमें ये ब्रोकाज एरिया है। यहाँ पे आपका सोमैस्थेटिक सेंसेशन एरिया होता है, सोमैस्थेटिक सेंसेशन एरिया। यहाँ पे आपका विजुअल एरिया होता है, विजुअल। ये आपका टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब में आपके ये सारे एरियाज होते हैं, हियरिंग, ऑडिटरी एरिया वगैरह वगैरह। यहाँ पे वर्निकेज एरिया होता है, वर्निकेज, ठीक है। तो ब्रोकाज एरिया जो हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, वो डिसाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोटर स्पीच एरिया होता है, ये फ्रंटल लोब होता है। सी, द आयंस नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स आर, जो आयंस नेसेसरी होते हैं नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कौन से आयंस है वो। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी जल्दी, जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, लाइक हो जाने चाहिए बहुत सारे, 15 20 50, है ना। हाँ चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो वीडियो को।
ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन से आयंस नेसेसरी होते हैं इंपल्स के लिए? बताओ आंसर। डी बोल रहे, डी, तो बहुत ही इजी है आंसर, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि सोडियम बाहर ज्यादा होते हैं, बाहर सोडियम ज्यादा होते हैं और पोटेशियम कम होते हैं। ठीक है, पोटेशियम कम होते हैं, अंदर पोटेशियम ज्यादा होते हैं और सोडियम कम होते हैं। लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं और बाहर पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा। ठीक है, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, नेगेटिव होता है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के कारण। ठीक है, ये सब द आयंस नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये तो हो गया ना। अब आगे देखो, हाइपरथायरॉयडिज्म इन अडल्ट। अडल्ट में जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बनते हैं, तो इसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है? विरिलिज्म होता है, टिटैनी होता है, रिकेट्स होता है या ऑस्टियोपोरोसिस होता है? कौन सा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण? हाइपरथायरॉयडिज्म बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस, टिटैनी या रिकेट्स? टिटैनी बिल्कुल सही बोला, ब्लड में कैल्शियम लेवल घट जाता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल घट जाता है कैल्सिटोनिन के कारण। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल बिल्कुल कम हो जाता है और टिटैनी होता है, टिटैनी। ठीक है, अ केमिकल इंटरफेरॉन रिलीज्ड एट द साइट ऑफ वुंड हैज। केमिकल इंटरफेरॉन जो कि वुंड के जगह पे रिलीज होता है, उसमें क्या होता है? केमिकल एक इंटरफेरॉन होता है जो कि जहां पे भी हमको चोट लगती है वहां पे रिलीज होता है। वो क्या होता है? पैथोजेनिक प्रॉपर्टी होती है उसमें, एंटी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, एंटी वायरल रोल, एंटी बैक्टीरियल रोल या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्या होता है, कहीं पे चोट लगती है तो क्या आती है? सूजन आती है ना। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी क्या होता है? रिस्पॉन्स। वैसे इंटरफेरॉन का काम एंटीवायरल होता है, लेकिन ये वुंड के जगह पे है, तो यहाँ पे आप इन्फ्लेमेटरी लिखोगे। ठीक है, द लाइफ साइकिल ऑफ फिलारियल वर्म। फिलारियल वर्म ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में फिलारियल वर्म आपको याद होगा, एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज करता है ये। ठीक है, फिलारियल वर्म, वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम होता है इसका, वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो ये क्या करता है? मोनोजेनेटिक है, डाइजेनेटिक है, एपिजेनेटिक है, नॉन ऑफ दिस। तो इसकी लाइफ साइकिल पूछिए, सिंगल होस्ट में कंप्लीट होती है या डबल दो होस्ट में कंप्लीट होती है? मोनोजेनेटिक होती है, डाइजेनेटिक होती है? बताओ लाइफ साइकिल इसकी कैसी होती है? मोनोजेनेटिक होती है, डाइजेनेटिक होती है? फिलारियल वर्म की लाइफ साइकिल बताओ जल्दी। नहीं पता किसी को भी? ए, मोनोजेनेटिक नहीं होती इसकी, डाइजेनेटिक होती है। आधी लाइफ देखो, क्यूलेक्स मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है ये क्यूलेक्स, तो आधी मॉस्किटो में होती है और आधी ह्यूमन में होती है। ठीक है, तो क्यूलेक्स से ट्रांसमिट होता है ये, तो आंसर ये बी है। ठीक है, आगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। याद है एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। डिसेंट्री पता है ना तुमको क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी लॉस होता है बॉडी से, है ना, लूज मोशंस। तो ये जो लूज मोशन एंटामीबा हिस्टोलिटिका से हो रहे हैं, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कैसे ये बॉडी टू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं? फीको ओरल रूट, नोजल रूट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या ट्रांसप्लांटेशन से? तो सही आंसर है फीको ओरल रूट ए। अभी बारिश का सीजन है, अब बहुत ज्यादा फैल रहा होगा, है ना। तो क्या होता है, इसके जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट बोले तो अंडे, सिस्ट, ऐसे बहुत सारे सिस्ट फीकल मैटर में रिलीज होते हैं। गंदा फीकल मैटर जो होता है उसमें रिलीज होते हैं। ये फीकल मैटर गंदे पानी में जाके मिलते हैं। ठीक है, ये गंदा पानी या ये गंदे मैटर खुले में अगर पड़ा है तो इसमें मक्खियां बैठती है। ठीक है, इसमें मक्खियां बैठती है और यही मक्खियां जाके खाने के सामान पे बैठती है, फूड आइटम पे। तो अगर ये गंदा खाना या ये गंदा पानी हम लोग पीते हैं तो ये हमारे बॉडी पे जाता है। ठीक है, अभी तो मस्त सीजन चल रहा है बारिश का, है ना। अब इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को डायरिया या डिसेंट्री होती है, तो बहुत लोगों को ये अमीबिक डिसेंट्री भी होती है जिनसे ये सफर करते हैं। तो ऐसे लोग अगर खुले में शौच करने जाते हैं, खुले में अगर ये अपना वेस्ट डिस्पोज करते हैं, तो वो गंदे पानी में मिक्स होता है, गंदे खाने में मिक्स होता है, और बस ये एक बार गलती से मिक्स हो गया किसी मक्खी के वजह से या पानी के कॉन्टैक्ट से, कैसे भी,
तो ये आपको डिसीज एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला सकता है, ठीक है। तो जो लड़कियां पानी पूरी खाती है वो थोड़ा संभल के खाए, क्योंकि पानी कैसा है, क्या है, किधर से आया है, सामने वाले बंदे ने कितना हाइजीन मेंटेन किया है, वो कोई गारंटी की बात नहीं है, ठीक है। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द राइनो वायरस कॉजेज डिसीज। राइनो वायरस कौन सा डिजीज कॉज करता है बताओ? राइनो वायरस कौन सा डिजीज कॉज करता है? राइनो वायरस कौन सा डिजीज कॉज करता है? किसी के पास आंसर जल्दी जल्दी? ठीक है, तो राइनो वायरस डिजीज कॉज करता है कौन सा? बिल्कुल इजी है, कॉमन कोल्ड। न्यूमोनिया नहीं, कॉमन कोल्ड। आदित्य भाई कॉमन कोल्ड, निकिता कॉमन कोल्ड, वेरी गुड, ठीक है। फिको ओरल हो गया है, ठीक है, सही है। तो इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है कॉमन कोल्ड, बी है, बी। आंसर इज बी, कॉमन कोल्ड यार। राइनो वायरस, एक्यूट कोराइजा वायरस, इतना पढ़ा तो है, ठीक है। कोरोना वायरसेस भी आते इसमें, कोरोना वायरस से पूरी पूरी फैमिली है कोरोना वायरस की। तो आंसर बी है, न्यूमोनिया नहीं है, ठीक है। वो कौन सा वायरस होता है इसमें? एडिनो वायरस होता है, एडिनो। न्यूमोनिया एडिनो वायरस से होता है, एडिनो वायरस से होता है। और ये आप बोलोगे राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड होता है, एक्यूट कोराइजा वायरस होता है, उससे भी ये होता है। ए नहीं है आंसर, बी है, बी, ठीक है। आंसर क्या है? बी, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। आगे, मूड अल्टरिंग ड्रग्स आर कॉल्ड। मूड अल्टरिंग ड्रग्स को क्या बोला जाता है? कौन सी वो ड्रग्स होते हैं जो मूड को चेंज कर देते हैं, है ना? मूड बना देने वाली ड्रग्स कौन सी होती है? कौन सी ड्रग्स होती है जो खाने के बाद एकदम आपको, मतलब ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद आपको एकदम ऐसा सही फील होने लगता है, आपका एकदम मूड फ्रेश हो जाता है, सही लगता है, बड़ा मजा आता है जिंदगी का, है ना? और वो फिर एक तरीके से हमारे लिए हार्मफुल, एडिक्टिव भी होती है। तो कौन सी वो ड्रग है जो मूड अल्टरिंग है? कौन सी ड्रग है, किसी को आइडिया? साइकिक ड्रग, साइकोट्रोपिक ड्रग, साइकोलॉजिकल ड्रग या साइकोलॉजिकल ड्रग, ये दोनों सेम ही है। तो इसका आंसर है इसका साइकोट्रोपिक ड्रग, एलएसडी जैसे ड्रग। याद करो, हमने ड्रग्स पढ़े हैं, हेरोइन, मेरीजुआना, एलएसडी, ठीक है। हेरोइन, मेरीजुआना, एलएसडी, मॉर्फिन, ये ऐसे ड्रग है जो मूड अल्टर करते हैं। साइकोट्रोपिक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? साइकोट्रोपिक ड्रग बोलते हैं, मूड को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी एकदम डिप्रेस फील करोगे, कभी कभी एकदम खुश फील करोगे, कुछ मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन आर प्रोड्यूस बाय। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने वाला ये जो स्टैटिन है, ये कौन सा माइक्रोब बनाता है? याद करो, कौन सा माइक्रोब है जो स्टैटिन प्रोड्यूस करता है? कौन सा माइक्रोब है जो स्टैटिन को प्रोड्यूस करेगा? विच माइक्रोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिन प्रोडक्शन? जल्दी, बी बोल रहे, ए, ठीक है। इसका आंसर सी है, मोनोएस्कस पुरपुरियस। इसमें दो याद रखने आपको, एक स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्या करता है? क्लॉट बस्टर होता है, क्लॉट बस्टर। किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसको क्लॉट बस्टर दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और ये कौन बनाता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है, ये बनाता है बाय स्ट्रेप्टोकोकस। कौन बनाता है? ये बाय स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरिया है। और स्टैटिन कौन बनाता है? स्टैटिन बनाता है मोनोएस्कस पुरपुरियस फंजाई है। ये इसमें दिया है आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है। पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड। पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल एबिलिटी, प्लांट की वो एबिलिटी जिससे सेल पूरा का पूरा कंप्लीट प्लांट में ग्रो करे, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उस एबिलिटी को जिसमें एक पूरा सेल, एक जाइगोट जो है, मान लो एक जाइगोट है, ये पूरा का पूरा जाइगोट पूरा एक प्लांट बना देता है। तो इसमें ऐसी क्या एबिलिटी है?
कौन सी एबिलिटी है ये? क्लोन है, प्लूरोपोटेंसी है, ऑर्गेनोजेनेसिस है, टोटिपोटेंसी है। इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। सिंगल सेल कैन डिफरेंशिएट एनी टाइप ऑफ सेल। सिंगल सेल कन्वर्ट होता है किसी भी टाइप ऑफ सेल में, वो रूट भी बनाता है, स्टेम भी बनाता है, शूट भी बनाता है, फ्लावर भी बनाता है, सब कुछ बनाता है, तो उसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। ठीक है। योगर्ट एंड बटर मिल्क आर प्रोड्यूस्ड विद द यूज ऑफ। योगर्ट जो है दही जैसा मीठा होता है, ठीक है, बटर मिल्क खट्टा होता है, ये प्रोड्यूस होते हैं विद द यूज ऑफ। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस लिखेंगे। आगे, व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू अ रिवर। देखो एक रिवर है ये, और इसमें बहुत सारा सीवेज कचरा डाल दिया आपने, तो क्या करेगा ये? बीओडी क्या होगा? बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये अनचेंज रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या होगी? स्लाइटली डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। क्या होगा बीओडी? बीओडी क्या होगा? सी बोल रहे आदित्य, सी। नदी में बहुत सारा पॉल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा? बीओडी। नदी में बहुत सारा पॉल्यूशन ऐड करने से बीओडी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा पॉल्यूशन उतना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा। देखो बीओडी क्या है? बीओडी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो आपने पॉल्यूशन डाला मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो बैक्टीरिया बोलेगा भाई ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा मेरे को, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, तो उतना वो इंक्रीज होगा। जितना पॉल्यूशन ज्यादा उतना बीओडी ज्यादा। पॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। समझ आया? समझ आया? पॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका आंसर सी है, सी नहीं डी है, सी नहीं है, सॉरी डी है, डी, इंक्रीज। सी नहीं है, आंसर क्या है? डी है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। आंसर इंक्रीज होगा भाई, बीओडी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा बीओडी भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। विच ऑफ द सोर्स ऑफ विटामिन बी12? विटामिन बी12 का सोर्स क्या है? मैंने ट्रिक बताई थी आपको, देखा है आपने वीडियो मेरा ट्रिक का? मैंने एक ट्रिक बताई थी B2 की और एक ट्रिक बताई थी विटामिन B12 की। तो B2 की ट्रिक क्या थी? बिट्टू की आजी भाई, बिट्टू शर्मा है ना वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में, तो बिट्टू शर्मा की आजी भाई न्यूरोस्पोरा आशी भाई, ठीक है ना। और नई नई गॉसिपाई करती है बोला था, एरमादा आशी भाई, एरमादा आजी भाई। तो B2 का आया आपको तो क्या लिखोगे? एरमा का मतलब है एर्मोथेशियम, एरमादा आजी भाई, एर्मोथेशियम एशी बाई, ये ठीक है। विटामिन B12 का क्या करोगे? एर्मोथेशियम एशी बाई। इसी का और एक था न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई, न्यू गॉसिपाई करती है, न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई। तो ये एक तरीके से मैंने पूरा का पूरा एक आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो ये B2 की है। B12 की पूछा है तो क्या बताया था मैंने? 12:30 बजे डेनी ट्रैफिक में फंस गया, 12:30 से सूडोमोनास, 12:30 सूडोमोनास, देखो आता है सूडोमोनास, डेनी ट्रैफिक में फंस गया, डेनी ट्रैफिकन्स, ठीक है। वैसे इसको डी नाइट्रिफिकन्स बोलते हैं, लेकिन हम डेनी ट्रैफिक में फंस गया ऐसा बोला ना, तो ये आपका डी है, ठीक है। मेरा ट्रिक आप याद करो, बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक ट्रिक है कान गान, ये भी है, फरा कान गाती है गान और सुर लगाती है आ का, आ है ना। तो एफ से फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस अराइजस बनाता है, फ्यूमेरिक एसिड। सिट्रिक एसिडोबैक्टर एसिटाई बनाता है, ठीक है। ये ग्लूटामिक एसिड, सॉरी एस्पैरागिलस नाइजर है, कान है ना यहाँ पे, कान एस्पैरागिलस नाइजर, फरा, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस अराइजस, सिट्रिक एसिड एस्पैरागिलस नाइजर, ग्लूटामिक एसिड गान, ये भी एन है, एस्पैरागिलस नाइजर, और आ यानी एसिडोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। एसिटिक एसिड एसिडोबैक्टर एसिटाई, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बेकर सीस्ट क्या है? भाई सैकरोमाइसिस सेरेविसी है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बेकर सीस्ट सैकरोमाइसिस सेरेविसी है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये अभी हमने देख लिया, मोनोएस्कस पुरपुरियस बनाता है। नेक्स्ट, तो ये ट्रिक अभी बताई मैंने आपको, फरा खान गाती है गान, ठीक है। तो इसमें से लगाओ क्या आंसर आएगा।
एस्परेगिलस नाइजर किससे लगेगा? कान, सिट्रिक एसिड, कान, एस्परेगिलस नाइजर, ठीक है। और क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम सीधा ये ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी इथेनॉल बनाती है, सबको पता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या करता है? पॉलीस्पोरम ये साइक्लोस्पोरिन बनाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यून सिस्टम को रोक देता है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, ठीक है। और मोनोएस्कस पुरपुरियस क्या है? स्टैटिन बनाता है, वो तो देख लिया हमने, इधर से लगाते इसको, ठीक है। तो क्या हो गया ट्रिक हमारा? 1 का हो गया सी, 2 का हो गया डी, 3 का हो गया 3 का ए, तो बी क्या है? सी डी ए, सी डी ए देखो, सी डी ए ये आंसर है हमारा, पहले में ही आंसर मिल गया, सी डी ए, ठीक है, बिल्कुल सही। समझ आया सबको? कोई गलती है तो बोलो। आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और क्या बोला जाता है बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए और क्या नाम है? व्हाट इज द अदर नेम फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए? अदर नेम क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए बताओ? काइमेरिक डीएनए बोलते हैं इसको। अदर नेम इसका क्या है? काइमेरिक डीएनए। अदर नेम इसका है काइमेरिक डीएनए। बी, बी नहीं ए आंसर है। आर डीएनए नहीं रे बाबा, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया ना, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। इतना इजी पूछेंगे क्या तुमको? आर डीएनए पूछेंगे ना, आर डीएनए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, डीएनए सेगमेंट क्लीव्ड बाय इको आर1। याद करो इको आर1 कहाँ क्लीव करता है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे। पैलिंड्रोम क्या होता है वो बताओ यहाँ पे। पैलिंड्रोम कौन सा है, कौन सा सीक्वेंस है जहां पे इको आर1 क्लीव करता है? GAATTC। कौन सा सीक्वेंस दिख रहा है? GAATTC, जी, हाँ ये जी, ये नहीं है, ये है GAATTC। दोनों साइड से आप पढ़ोगे तो सेम रहेगा। GAATTC, दूसरे स्टैंड पे भी GAATTC। तो ये आपका पैलिंड्रोम होता है। इधर भी GAATTC, इधर भी GAATTC। 5' to 3', 5' to 3', यहाँ पे भी 5' to 3'। समझ आया क्या? तो आंसर आपका बी है भाई। ए कैसे आंसर बोल रहे हो? बी आंसर है, ठीक है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर में यूज होती है। पीसीआर में थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज होती है, इसका नाम है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज याद है? और ये टैग पॉलीमरेज कौन बनाता है? थर्मस एक्वाटिकस, इसी से नाम आया है थर्मस। टैग फॉर थर्मस, टी फॉर थर्मस, और एक्यू फॉर एक्वाटिकस, बैक्टीरिया से लिया है इसको। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से लिया गया है टैग पॉलीमरेज को। और ये कौन सा टेम्परेचर सर्वाइव करता है? टैग पॉलीमरेज बताओ कौन सा टेम्परेचर सर्वाइव करता है टैग पॉलीमरेज? बताओ टैग पॉलीमरेज कौन सा टेम्परेचर सर्वाइव करता है? एकदम इजी आंसर है 94 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है 94 डिग्री सेल्सियस पे भी ये वर्क करता है पीसीआर में, ठीक है। पीसीआर टेक्निक इज यूजफुल फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डायग्नोसिस ऑफ म्यूटेशन ऑफ कैंसर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सारे ही आंसर सही है। डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। म्यूटेशन, कैंसर वगैरह पता होता करते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर और बहुत सारी बीमारियां, देखो आजकल आरटीपीसीआर एक टेक्निक है जो कि वायरल डिजीजेस के लिए कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बहुत सारी डिजीज को पता करने के लिए भी हम पीसीआर करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे। देखो नेक्स्ट, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी। जीन क्लोनिंग के टाइम पे जीन टैक्सी किसको बोला जाता है? जीन क्लोनिंग के टाइम पे जीन टैक्सी किसको बोला जाता है? वेक्टर को बोला जाता है, वेक्टर। जीन टैक्सी, तो जीन टैक्सी वेक्टर। वेक्टर कौन है इसमें से? वैक्सीन वेक्टर है क्या? नहीं। बैक्टीरियम नहीं। प्रोटोजोआ नहीं। प्लास्टिड, प्लास्टिड वेक्टर होता है, और वेक्टर को ही हम टैक्सी बोलते हैं। जीन को लेके जाता है ये, तो आंसर बी आएगा, ठीक है। फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनिज्म जो फंक्शनल रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट में, उसको क्या बोला जाता है? उसको ऑर्गेनिज्म का नीच बोला जाता है। नीच, क्या बोला जाता है? नीच, फंक्शनल रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एक्स सिचु कंजर्वेशन। जल्दी मेरे को इसका आंसर चाहिए। एक्स सिचु कंजर्वेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग
कम्स अंडर एक्स सिचु कंजर्वेशन? सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क या नेचुरल रिजर्व? कौन सा है जो एक्स सिचु, इन सिचु, एक्स सिचु पता है आपको क्या होता है? इन सिचु मतलब उन्हीं के सिचुएशन में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। एक्स सिचु मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट के बाहर, आर्टिफिशियल में। तो कौन से आर्टिफिशियल वाला? जूलॉजिकल पार्क क्लियरली दिखाई दे रहा है, बी, बी आंसर है, आर्टिफिशियल, है ना। नंबर ऑफ रेड लिस्ट कैटेगरीज प्रिपेयर्ड बाय IUCN। तो IUCN में रेड लिस्ट में कितनी कैटेगरी बनाई है? IUCN ने रेड लिस्ट में कितनी कैटेगरी बनाई है? 9 कैटेगरी है, 9 टोटल। आप देखना एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एक पेज है जहां पे आपको एक्सटिंक्ट मिलेगा, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे डाटा इनसफिशिएंट वगैरह वगैरह, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे 9 है टोटल, 9 ऐसे कैटेगरीज है जो IUCN ने प्रिपेयर करी है किसमें? रेड लिस्ट में, ठीक है। फिर सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर्स ऑन, सेकेंडरी सक्सेशन किसमें होता है? बर्न्ड लैंड, लैंड में होता है, फ्लडेड लैंड, कट वुड लैंड या ऑल ऑफ दिस? सेकेंडरी सक्सेशन किसमें होता है? आदित्य आप थोड़े पीछे चल रहे हो, आगे आ जाओ, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होता है? तो ये बर्न लैंड में भी होता है। देखो, प्राइमरी सक्सेशन होता है कि अगर कहीं पे बिल्कुल लाइफ नहीं थी, फर्स्ट टाइम लाइफ आई, तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लाइफ सेकेंड टाइम आती है, लाइफ कौन से टाइम आती है? सेकेंड टाइम आती है, मतलब पहले लाइफ थी, फिर वो खत्म हो गई और फिर से आ रही है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो बर्न्ड लैंड पे देखो, पहले जंगल था, जल गया, फिर वापस आ रहा है, तो सही है, सेकेंडरी। फ्लड लैंड, पहले जगह जंगल था, फिर सुनामी आ गई, सब खत्म हो गया, फिर वापस आ रहा है, तो फ्लड लैंड। कट वुड लैंड, पहले जंगल था, कट गया, फिर वापस लाइफ आ रही है, तो ये तीनों, ऑल ऑफ द अबव। तो हर जगह सेकेंडरी सक्सेशन होगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर। आगे, द मेन रोल ऑफ प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट का मेन रोल क्या है बताइए? टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, टू इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, टू एक्ट एज एन एंटी कोएगुलेंट। प्लेटलेट का क्या रोल होता है? What is the role of platelets? आदित्य, निकिता, प्रमीला, बताइए जल्दी जल्दी क्या है आंसर? अरे क्या होगा? द मेन रोल ऑफ प्लेटलेट, बड़ा सिंपल सा तो आंसर है इसका। प्लेटलेट का क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं इनको। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसमें? डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व नहीं होता। इम्यूनिटी प्रोवाइड T सेल, B सेल करते हैं, WBC करते हैं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ये सही है। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट इन्वॉल्व होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। टॉल रीजेस प्रेजेंट इन वेंट्रिकल आर कॉल्ड एज, वेंट्रिकल है ऐसी, हार्ट की वेंट्रिकल है, ये हार्ट की वेंट्रिकल है। देखो आपको समझ नहीं रहा होगा क्या बना है, तो एक बार फिर से बनाते हैं। ये देखो, ये हार्ट है ऐसा, आप बोलेंगे ये हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट में हम बोल रहे हैं ये ऐसा हार्ट होता है ना। तो हार्ट में ये जो ऐसी रीजेस होती है, इन रीजेस को क्या बोलते हैं? इन रीजेस को क्या बोलते हैं? ट्रेबिक्यूली कैर्नी बोलते हैं, कॉलमनी कैर्नी या ट्रेबिक्यूली कैर्नी, ठीक है। तो ये आंसर सी है, ठीक है। और बस इसके बाद हमारा ये जो है ये कंप्लीट हो जाता है आज का सेशन। आई थिंक आपने सारे के सारे क्वेश्चन समझ लिए कैसे आते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको MSTCT में देखने मिलेंगे और आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। अब आपके पास 4 से 5 दिन और है, उसके बाद आपके सेशन शुरू होंगे, जो भी है MSTCT के पेपर शुरू होंगे 5 अगस्त से, 5 अगस्त से। तो आपको प्रिपेयर रहना है अच्छे से और प्रॉपर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट रखना है, ठीक है। कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, जितने भी सारे आपके पुराने वीडियोस है उसको देखो, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो और फिर MCQ सॉल्व करो, तो आपका नॉलेज जो है वो और ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। सिर्फ MCQ सॉल्व करने से आपका नॉलेज इन्हांस नहीं होगा, बल्कि आपको पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा टॉपिक वाइज, और फिर जब आपके टॉपिक्स क्लियर होने लगेंगे तो आपके आंसर भी क्लियर होने लगेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका एग्जाम बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें आप कवर अप करेंगे प्रॉपरली,
ठीक है, और जो भी एग्जाम का रिजल्ट आता है वो मुझे आप बताएंगे, है ना, ऑनलाइन किसी लाइव में, ठीक है। तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। करेक्ट है, आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जो भी सेशंस होंगे अगले 1-2 दिन में, और मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि हम लोग और ही MCQ डिस्कशन लाएंगे, ठीक है। तो आप उसको भी अटेंड करिएगा और अपना पढ़ाई प्रॉपर रखिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो सभी लोग तब तक के लिए पढ़ाई करेंगे अच्छे से, खुश रहेंगे, ठीक है। चलो अथर्व, थैंक यू वेरी मच, आदित्य, निकिता और दक्षा और बहुत सारे ऐसे लोग जो आज के लेक्चर में आए, उनको काफ़ी एक तरीके से बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ठीक है। हाँ, तो रिवीजन आप करोगे ना, मैं करूँ क्या रिवीजन भाई? रिवीजन तो आपको करनी है, ठीक है। वैसे रिवीजन क्या करा सकता हूँ मैं, आपके पास सब कुछ मैटर अवेलेबल है, आप पढ़ो प्रॉपरली, है ना, और उसको आप ये करो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो आज के डेट में इतना कंप्लीट रखते हैं आज हम, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। रिवीजन लेना क्या पॉसिबल है? देखो, रिवीजन लेना मतलब वही है कि फिर से पढ़ाना, ठीक है। और फिर से पढ़ाऊंगा तो वही फास्ट फास्ट पढ़ाने का मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका है थोड़ा सा डिटेल्ड में और सही तरीके से पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। तो फास्ट फास्ट पढ़ाना मेरे को सही नहीं लगता, और ऑनलाइन में तो एक तरीके से आप मेरे को दिखाई भी नहीं देते, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप जो मेरे लेक्चर्स है, जो भी डाउट टॉपिक्स में आपको डाउट्स है, वो आप देखो और उसको प्रिपेयर करो अच्छे से, और उस पर मास्टरी करो, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूँगा, आप करो प्रिपेयर अथर्वा, ठीक है। तो वेरी गुड, चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, आपने क्लास अटेंड किया। हाँ, देखूंगा मैं, अगर जमता है तो आप जैसा बोल रहे हो वैसे क्या रिवीजन ले सकते हैं। रिवीजन लेना वैसे पूरा का पूरा सिलेबस में क्या रिवीजन लेंगे? एक लेसन खत्म करने को ही तो 1-1, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। अगर पूरा रिवीजन लेने लग गए तो कम से कम 40-50 घंटे का कंटेंट बनेगा, ठीक है। तो वो भी तो सही नहीं है। चलो ठीक है, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए खुश रहो, है ना, जिंदगी के मजे लो। चलो।